अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमेर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एक्सरसाइज 10.1 के जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं आप। इन आ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइन। हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये समझ आ रही है कि जिस वेरिएबल की बात हो रही है वो आपके पास है जी। फर्स्ट पार्ट, अ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो। इसने आपको कहा है फाइंड करना है आ पॉइंट। जब भी आपने कोई पॉइंट फाइंड आउट करना हो ना, आपने स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है लेट। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ए लेट कर लो, बी लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, वाई लेट कर लो, लेकिन आपने जी लेट नहीं करना क्योंकि आप जी वेरिएबल पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, जी के अलावा आप कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट यही है कि हम ए ही लेट करें। हम कहेंगे लेट ए बी द पॉइंट दैट हैज़। अब कुछ बच्चों को इस स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो इसका जस्ट आसान सा हल ये है कि फाइंड है ना, फाइंड की जगह पे आप ए लेट कर लो, लेट ए। मैंने तो फिर बी दा लिखा ना, आप चाहो तो आप ना भी लिखो, इसे ओमिट भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट ए बी द पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो। स्टेटमेंट से आपको पता चला वेरिएबल है जी। कुछ इसी तरह ही था। अगर आप राइट साइड पे देखो तो बहुत सारे जी के फार्मूलाज हैं, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आता है। नेक्स्ट आपने लेस या ग्रेटर का साइन लगाना है, ऐसे ही है कुछ। तो अब कैसे पता चलेगा कि इस ए पार्ट में आपके पास कौन सा साइन आएगा? इसने स्टेटमेंट में ही आपको कहा है डैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो। बिलो है तो ऑफकोर्स लेस का साइन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन, आपकी मर्जी है बेटे, आप इक्वल लगाएं या ना लगाएं, इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन, पॉइंट कौन सा आपने सपोज किया वो ए है, और ये कितने परसेंट एरिया कवर कर रहा है? 97.5%। होपफुली आपको इस स्टेटमेंट की समझ आई होगी। मैंने इस पे टाइम इसलिए लिया है क्योंकि इस स्टेटमेंट के आगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आप लोगों के लिए, अगर आपने फर्स्ट 9 लेक्चर्स को देखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए, यूँ ही 97.5 को जब डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.975। राइट साइड पे स्क्रीन पे आप कुछ फार्मूलाज देख रहे हो जो कि मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए थे, और उससे ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं 9 तक ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। अब बेटा इसमें आपके पास टोटल 9 फार्मूलाज हैं, या 9 पॉइंट्स कह सकते हैं। अब इसमें मैंने ये गेस करना है कि मैंने किस पॉइंट फार्मूले की तरफ जाना है। अब आप देखें, अगर फर्स्ट देखें तो मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, लिखा हुआ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन है, लेकिन राइट साइड पे लेस देन इक्वल टू है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं भी लिखा हुआ, आपने जस्ट इन इक्वालिटी को देखना है, तो आप वो फार्मूला लगाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए किसके इक्वल आ रहा है? फाई ऑफ ए के। ये बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ ए, और इधर आ जाएगा 0.975। अब मुझे तो ये ए पॉइंट चाहिए था जो मैंने लेट बी किया, मैं ए को यूं ही रहने दूंगी। जैसे बेटा लॉग राइट साइड पे जाके लॉग इनवर्स बन जाता है, कोई मैट्रिक्स ए राइट साइड पे जाके ए इनवर्स बन जाता है, इसी तरह फाई जब राइट साइड पे जाएगा तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा फाई इनवर्स 0.975। अब हमें फाई इनवर्स का टेबल चाहिए कि बुक के लास्ट में कुछ टेबल्स मेंशन है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी करती आ रही हूँ। हम इसमें से फाई इनवर्स वाला टेबल देखेंगे कौन सा है। तो टेबल 7 आपके पास है ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा यूज़ नहीं होगा। 9 पे जाएं आपके पास, तो ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये भी टेबल आपके पास यूज़ नहीं होगा। अब हमें फाई इनवर्स का टेबल चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ फाई ऑफ जी, लेकिन मुझे वो चाहिए जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ फाई इनवर्स। टेबल आपके पास जो 10 आ रहा है ना, वो आपके पास है फाई इनवर्स ऑफ जी भी लिखा हुआ है, जी पी भी लिखा हुआ है, क्वांटाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। तो मैं इसमें
कौन सा टेबल यूज़ करूँगी, टेबल 10A। हिंट मुझे ये फाइन वर्ड से नहीं, आपको टेबल वैल्यू बेटा चाहिए 0.975 की। आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस मर्ज किए तो ये आपके पास बेटा बन रहा है 0.97। आपने 0.97 को इस तरह सर्च करना है जिसको आप क्या कहते हैं वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली देखा तो ये तो नहीं आ रहा मेरे पास, ये तो 0.34 पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट पेज अगेन ये 0.74 पे फिनिश हुआ तो 296 पे भी नहीं मिला। अगर 297 देखते हैं तो होपफुली हमें ये यहाँ पे मिल जाएगा। 297 पेज पे 0.97 आपके पास आया। ये 0.97 को देखना नेक्स्ट किस तरह है, जो डेसिमल प्लेस पे 5 है तो आप इसको 5th वाले कॉलम में देखोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं इसको 4th वाले कॉलम में देखती। बेटा आपके पास वैल्यू बन रही है 1.9600। यहाँ पे आप हिंट लिख देंगे बाय टेबल 10, और 10 आपके पास जो टेबल है ना वो 10A भी है 10B भी है। आपने इसको असल में 10A का यूज़ किया है। तो ये था बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब बच्चे बी पार्ट है आपके पास, इसमें भी फाइंड करना है। फाइंड अ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया अबव इट। अब फर्स्ट और सेकंड में जिस ये फ़र्क है, इसमें बिलो का वर्ड यूज़ किया है, इसमें अबव मेंशन किया है। तो आप इसमें भी यही लेट करोगे, लेट ए बी द पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया अबव इट। इसमें भी प्रोबेबिलिटी जी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वो हिंट मुझे यहाँ से मिल रही थी। अबव है आपके पास कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ होगी, आपके पास ग्रेटर का साइन आएगा। ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 97.5%। परसेंटेज को फिनिश करने के लिए 97.5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये भी आपके पास आ रहा है 0.975। राइट साइड पर फार्मूला देख रहे हैं। अब इसमें आपके पास फार्मूला नंबर 2 यूज़ होगा क्योंकि उसी में ये ग्रेटर का साइन आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये आपके पास होता है 1 - 5 ऑफ ए के इक्वल। अब देखें इस टाइम आपके पास 1 में से माइनस हो रहा है 5 ऑफ ए, तो मैं -5 ऑफ ए को जब राइट साइड पे मूव करूंगी बेटा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 ऑलरेडी यहाँ था। 0.975 को जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे बेटा तो ये आपके पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये 5 ऑफ ए स्टिल यूं ही रहेगा जब तक ये वैल्यू मेरे पास नहीं आती। मैं 1 में से माइनस करती हूँ 0.975, तो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.025। इस स्टेप में आप ए को यहीं रहने दोगे, अब 5 को मूव करोगे, वो बन जाएगा 5 इनवर्स 0.025। ये टेबल ये है, आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 0.025 की। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक बन रहा है 0.02। इसको आप किस तरह देखोगे वर्टिकली। वर्टिकली मैंने देखा तो ये मेरे पास 0.02 आ रहा है। इसको मैंने किस पे देखना है, 5th पे देखना है, तो यह 5th पे आपके पास आ रहा है -1.9600। तो ये ए की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट है आपके पास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से हम बेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। इसमें है फाइंड 2 सच पॉइंट दैट कंटेन सेंट्रल 9% एरिया। मीन्स 2 ऐसे पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं जिनके सेंटर में कितने % एरिया कवर हो रहा है, 90% एरिया कवर हो रहा है। पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स आपके पास, आप लिखो लेट ए एंड बी, ठीक है। 2 पॉइंट आपके, एक ए है एक बी है। लेट ए एंड बी द पॉइंट कि ये 2 पॉइंट है मेरे पास, उस पर भी दैट कंटेन, यहाँ से दैट कंटेन सेंट्रल 90% एरिया। या मीन ए और बी के दरमियान का एरिया कितना है 90% है, तो ये तो बेटा आपके पास इधर आ जाएगा 90%। अब इसे आप लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ए और बी के दरमियान कितने % एरिया लाए हो रहा है 90%, तो ये आएगा ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी। हम कॉल करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लाइज बिटवीन ए टू बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लाइज बिटवीन ए टू बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी। नो डाउट एक्सरसाइज 10.1 में इससे रेलेवेंट आपके पास
एक या दो क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज 10.2 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन सेटल्ड होता है, उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ये क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे। देखिए, मैंने आपके साथ लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में डिस्कस किया होगा नॉर्मल कर्व को। नॉर्मल कर्व कुछ इस तरह थी ना। नॉर्मल कर्व भी एक बेल शेप्ड कर्व होती है जो कि क्लोज़र एंड क्लोज़र टू एक्स एक्सिस तो आती है, लेकिन ऑलवेज स्टे अबव इट, हमेशा एक्सिस से अबव रहती है। हाँ, ये एक्सिस के पास पास आती है, लेकिन ये कभी एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करेगी। अगर मैं मीट करती हूँ तो मैं लैंग्वेज की वायलेशन कर रही हूँ। ये जो नॉर्मल कर्व है, अब इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो कह रहा है ए और बी कोई से दो पॉइंट हैं। बेटा ये देखिए, मैंने एक लेट कर लिया, एक पॉइंट ये इधर होगा, माइट भी एक पॉइंट इधर होगा बी। ए और बी के दरमियान कितने परसेंट एरिया आ गया? ये एरिया आ गया 90%। ठीक हो गया। अब थ्योरी के लेक्चर में, जो कि फर्स्ट 3 लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही है कि इस कर्व के अंदर का एरिया क्या है? वो 1 है। अब इस चीज़ को मैं न्यूमेरिकली आपके साथ देखें कैसे डिस्कस करूँगी। अब देखें, मैं लिखूँगी बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या है? 1 है। तो इस क्वेश्चन के मैं अकॉर्डिंग देखूं तो ए से लेस वाला एरिया बेटा कौन सा होगा? ए से कम वाला एरिया। ए से कम वाला एरिया ये वाला होगा ना मेरे पास। लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ए प्लस, मैंने ये एरिया भी ले लिया, मुझे कौन सा लेना है? ये 90% वाला एरिया। ऐसा ही है। अब इस 90% वाले एरिया को मैंने कैसे लिखा हुआ था कि जो एरिया लाई कर रहा है ए और बी के दरमियान, तो ये तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख चुकी हूँ। ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी। अब मैं कहाँ तक आ गई हूँ? अब बेटा मैंने इस पार्ट को तो बी उतार लिया। अब बेटा मैंने ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मसलन इस कर्व का इतना हिस्सा भी मैंने उठा लिया। प्लस का मतलब है इकट्ठा जस्ट ये वाला एरिया रहता है मेरे पास। ये कौन सा एरिया? हमें पता था ना कि ये इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है, तो ये वो बी से लार्जर है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। और ये क्या चीज़ थी? बाय टोटल एरिया। ये बेटा स्टेप आप अपने माइंड में ज़रूर फिक्स करना है। ठीक हो गया। अगेन रिवाइज कर रही हूँ। मैंने एक नॉर्मल कर्व बनाई और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस नॉर्मल कर्व के दरमियान का एरिया 1 होता है। मैंने इधर इक्वल टू 1 लिख दिया। अब इस नॉर्मल कर्व कुछ इस तरह से होती है कि इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है। ये ए से कम वाली वैल्यूज़ तो इस तरफ होंगी। इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ए प्लस, अब ये वो एरिया जो ए और बी के दरमियान लाई कर है, वो इस तरह लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन ए टू बी। और ये वो वाला एरिया है जो बी से बड़ा है, इसको हम इस तरह लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू 1। हिंट भी दे दी बाय टोटल एरिया। आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ए। ये बेटा आपके पास किसके इक्वल है? ये 90% के इक्वल है। 90% का मतलब है 0.90 प्लस ये स्टेप यूं ही उतर आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू बी। आपके पास आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ए ऐसे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन बी ऐसे। अब 0.90 पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएगा तो बेटा ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 0.10। ये स्टेप आपके पास ऐसे ही उतर आए। अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है ना, इसे मैं इक्वेशन 1 कह रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगेन मैं कुछ आपके साथ थ्योरी डिस्कस करूँगी। वीडियो आपको काफ़ी लॉन्ग लग रही होगी, लेकिन मेरा बेसिक पर्पस ये है कि मैं आपको मैक्सिमम लेवल तक अंडरस्टैंड करवा पाऊँ कि इस क्वेश्चन में हमने क्या फैक्ट्स यूज़ करना है। आपने अगर देखा हो तो आपकी बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है 5% और z 95%। बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखी हैं जिसमें डायरेक्ट आपको 5% और 95% पे वर्क करवा के 2 आंसर प्रोवाइड करती है, लेकिन कोई बेसिक रीज़न नहीं दी आपको। मेरी इस वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि मैं आपके साथ कंसेप्चुअल वर्क करूं। अभी देखें, मैंने नॉर्मल कर्व बनाई आपके पास। इसमें था कि ए और बी के दरमियान जो था ना एरिया, वो मेरे पास था 90%।
ठीक है। हमने देखा था ये नॉर्मल कर्व जो होती है ना, ये सिमेट्रिकल कर्व होती है, यानी कि इसका हाफ अगर लो तो 50% एरिया इस तरफ आता है और 50% एरिया आपके पास लेफ़्ट साइड पे होता है। अब इसमें ये 90% एरिया तो ये आ रहा है। अब ये जो नॉन शेडेड रीजन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा शेड कर देती हूँ। चलें, अब नॉन शेडेड रीजन आपके पास कितने हैं? इस कर्व के 3 हिस्से बन गए, 1 2 3। नॉन शेडेड बेटा एक ये है, एक ये है। अब 90% एरिया तो इसके अंदर है, रिमेनिंग कितने परसेंट बनेगा? तो आपका 1 यूनिटी कंप्लीट हो जाएगा। 10% ना, तो अब 10% की डिवीजन कैसे होगी? अब 10% का 2 पार्ट आपके पास आएंगे। 10% को जब आप 2 पे डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा? 5%, ठीक है। अब 5% एरिया आपके पास इस साइड पे है और 5% का एरिया बेटा आपके पास इस साइड पे है। इस राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों का एरिया 50% था। बिटवीन एरिया 90%, आगे एरिया बचा 10%। 10% का हाफ किया तो इस अनशेडेड पे आ जाएगा और हाफ इस शेडेड पे आ जाएगा। तो इस तरह आपकी कर्व देखिएगा कंप्लीट हो जाएगी। देखें, 5% इधर, 90% इधर, 95 हो गया और ये 5% ऐड करूँगी बेटा तो ये आपके पास कितने बन जाएगा? टोटल कर्व बन जाएगी जो कि आपके पास 100 आ रहा है। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सीड करूँ तो मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a, लेस देन a का एरिया कौन सा था मेरे पास? ये वाला एरिया, कि ये एरिया इक्वल किसके आ जाएगा? इस एरिया के, जो कि कौन सा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b। और ये दोनों कितने परसेंट होंगे? 5% होंगे। ठीक हो गया। और इस पे रीज़न क्या बनेगी? बाय सिमेट्री। अगेन बेटा आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक नॉर्मल कर्व है जो कि बेल शेप कर्व होती है। 50% एरिया राइट साइड पे होता है, 50% एरिया लेफ़्ट साइड पे होता है। मुझे 2 ऐसे पॉइंट्स की हिंट गिवन थी जिनके दरमियान का एरिया 90% था। टोटल मुझे कितने परसेंट बनाना था? 100%। तो 90% था, तो इस कर्व का ये हिस्सा और ये हिस्सा कितने परसेंट पे आ रहा है? 10% का एरिया टोटल कवर करे। तो 10% पे मैंने हाफ किया, 5% इधर आ गया, 5% इधर आ गया। इस चीज़ को मैंने ऊपर आपके साथ रिकॉल किया कि ये वो एरिया है जिसमें जो z वैल्यूज़ है ना वो a से कम है, लेस देन a है, तो वो ये थी। अब ये वो एरिया जिसमें z वैल्यूज़ ग्रेटर देन b हैं, तो ये यहीं पे ये सेंस डेवलप हो रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इक्वल आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b। और एरिया कितने परसेंट कवर कर रहा है? 5% कवर कर रहा है। अब यहाँ से अगर आप सिमेट्री बनाएं तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज़ इक्वल टू 5%, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b इज़ इक्वल टू 5%। इसमें बेटा एक बात याद रखिएगा, अब इस साइड की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, ये और इस साइड की जो, ये आपके पास देखिएगा नेगेटिव आएगा, ये बेटा आपके पास पॉजिटिव आएगा और वैल्यूज सेम होंगी। देखते हैं इस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a। अब आप देख रहे हो किसके इक्वल होता है? फाई ऑफ a के। ये कितने परसेंट है? 5%। तो बेटा फाई ऑफ a यूँ ही रहा। 5% का मतलब है 0.05, 5 डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो a यूँ ही रहा, फाई इनवर्स 0.05। एंड टेबल 10 में आपको वैल्यू चाहिए 0.05। थर्ड डेसिमल प्लेस पे कुछ नहीं है तो आप किस में देखोगे? 0 में देखोगे। तो 0.05 पे आपके पास वैल्यू आ रही है -1.6449, जिससे आप कंसिडर कर सकते हो -1.6455। और यही मैंने आपको कहा है कि बेटा आपके पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव होगी और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होगी और सेम वैल्यू होगी। मीन अब आपके पास आ जाएगा 1.645। यहाँ पे सॉल्व करके भी इसको देखते हैं, ठीक है। कभी भी रट्टे में नहीं जाना, जो थ्योरी में आप पॉइंट पढ़ो वो न्यूमेरिकली वैलिड कंसिडर अगर हो जाए तो उस सूरत में आपको थ्योरी अच्छे तरीके से समझ आ सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b, इसका क्या मतलब होता है? 1 माइनस फाई ऑफ b। अब आपने यहाँ पे फाई ऑफ a नहीं लिख देना क्योंकि अब आपके पास वेरिएबल b है, तो इसका मतलब 1 माइनस फाई ऑफ b। ये बच्चे इक्वल आ गया 0.05 के। माइनस फाई ऑफ b राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव फाई ऑफ b 1 माइनस 0.05। फाई ऑफ b यूँ ही
जब आप 1 में से माइनस करोगे ना 0.05, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.95। अब इस स्टेप में b यहीं रहेगा, 5 को जब आप मूव करोगे फाइ इनवर्स 0.95। तो देखते हैं कि मेरे पास टेबल वैल्यू क्या आ रही है 0.97 के अगेंस्ट। क्या यही वैल्यू आती है 1.645, लेकिन पॉजिटिव आनी चाहिए 0.95। ये देखें बेटा, ये आपके पास 0.95 है और उस पर वैल्यू आ रही है 1.6449, जो कि कंसिडर करेंगे 1.645। तो ये था बेटा आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का। अगेन आपको बता रही हूँ कि थर्ड पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं जो कि आप 10.2 में काफ़ी यूज़ करोगे और 10.2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट अब सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।